नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग उत्तराखंड इतिहास के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो या विश्व इतिहास हो, इतिहास विषय आधारित होता है स्रोतों पर। इतिहास में सबसे प्रमुख चीज होती है वो होते हैं स्रोत, और स्रोतों पर ही पूरा का पूरा इतिहास विषय आधारित है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा इतिहास विषय जो आधारित होता है वो स्रोतों के अलावा थोड़ा किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों पर थोड़ा सा ज़्यादा निर्भर होता है। स्रोत और भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और स्रोत दो ही ऐसे चीज है जहाँ पर पूरे के पूरे इतिहास विषय का पृष्ठभूमि हम जिस चीज से देखेंगे वो भौगोलिक स्थिति या स्रोतों से ही देखें। अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में स्रोतों पे आने से पहले मैं थोड़ा भौगोलिक स्थिति पे आ जाऊं। भौगोलिक स्थिति का अगर हम उत्तराखंड में देखें तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड के उत्तर में हिमालय है। हिमालय की विशाल चोटियों के बीच गिरिद्वार, अनेक गिरिद्वार दर्रे हैं जिनका महत्व 1962 से पहले तो ये था कि जो भोटिया जनजाति के लोग थे वो हूण देश से और उत्तराखंड के लिए, हूण देश यानी कि तिब्बत से और उत्तराखंड के बीच व्यापार करते थे। 62 के भारत चीन युद्ध के बाद व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो गया और कहीं जगह का, कहीं स्थानीय मेलों का इससे महत्व भी खत्म हुआ था 1962 के बाद। भौगोलिक स्थिति ये रही है कि उत्तराखंड के उत्तर में है हिमालय और हिमालय में है कई सारे गिरिद्वार या जिन्हें हम लोग दर्रा कहते हैं। दर्रों का अपने आप में एक इतना महत्व रहा है कि उत्तराखंड हमेशा से इन दर्रों की वजह से विदेशी आक्रमणकारियों से परेशान रहा है। हमेशा कोई ना कोई इन दर्रों को पार कर करके उत्तराखंड में पहुंचा और इस वजह से उत्तराखंड हमेशा परेशान रहा है थोड़ा सा अपनी भौगोलिक स्थिति को लेकर के। अगर हम इसमें बात करें गिरिद्वार या दर्रों में तो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों का भारत में आने का जो प्रमुख उद्देश्य था, वैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। व्यापार करने अंग्रेज आए जब उन्होंने 1815 में जब वो लोग उत्तराखंड पे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो अंग्रेजों ने ये वाला क्षेत्र गिरिद्वार दर्रे यानी उत्तर वाला जो क्षेत्र था जिसमें नीति, माणा ये सारे दर्रे आते थे, वो क्षेत्र राजा सुदर्शन शाह को इसके बदले में बिजनौर देने को तैयार थे अंग्रेज। लेकिन सुदर्शन शाह भी इसी क्षेत्र को पाने के इच्छुक थे। तो यहाँ से हमें इन चीज़ों के महत्व का पता चलता है कि अनेक गिरिद्वार या दर्रों की वजह से उत्तराखंड समय समय पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणों को झेलता आया है। अगर हम बात करें स्रोतों की तो स्रोत हमेशा से इतिहास में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, यानी जो किसी साहित्य, किसी धर्म पुस्तक में लिखे हों या किसी भी प्रकार का कोई विवरण हो तो वो आ जाता है हमारा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। और एक जो दूसरा होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत। स्रोत हमेशा दो प्रकार के होते हैं, देखो, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन्हें हम उत्खनन के आधार पर प्राप्त करते हैं, यानी अगर हमें कोई चीज़ इतिहास में उत्खनन के आधार पर मिलती है तो वो कैसी स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत। और यदि किसी पुस्तक में ग्रंथित है या क्रमवार तरीके से कहीं हमें विवरण मिलता है तो वो साहित्यिक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोतों में भी कहीं उपखंड हमें देखने को मिलेंगे, जैसा सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो वो देखेंगे धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले देखेंगे धार्मिक साहित्यों को। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। ऐसे साहित्य हो गए हमारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। एक साहित्य होते हैं अभारतीय साहित्य, जिन्हें हम लोग विदेशी विवरण भी कहते हैं, यानी कि समय समय पर अनेक देशों के यहाँ पे घूमने आए विवरणकर्ता, अनेक इतिहासकार जिन्होंने विवरण दिया है, अपना अपना विवरण अपने अपने तरीके से लिखा है। विदेशी विवरण एक तो ये हो गया, और एक चौथी जो चीज़ आती है इसमें हम साहित्यिक स्रोतों में जोड़ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं, लोक कथा या लोक गाथाओं को। हम लोग जानते हैं उत्तराखंड में लोक कथा या लोक गाथाएँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरी चीज है पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व के आधार पर जो चीज हमें प्राप्त हुई वो पुरातात्विक स्रोत हो गई। और हम लोग जानते हैं कि इतिहास ने पुरातत्व के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। एक इतिहास का सबसे पहला काल जिसे बोलते हैं हम प्राक ऐतिहासिक काल।
प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि हम लोग उस काल की बात कर रहे हैं जो पाषाण युगीन सभ्यता वाला काल था, जब मानव गुफाओं में निवास करता था, कंदमूल खाता था, अपने जीवन का निर्वहन मुख्य रूप से उसका आखेट यानी शिकार उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और शिकार से ही वो अपनी आजीविका चलाता था। ये तो वो काल हो गया प्राक ऐतिहासिक काल। फिर हमें दूसरा काल देखने को मिलता है आद ऐतिहासिक काल, जिस काल में थोड़ा कृषि का विकास होना शुरू हुआ, मानव पशुओं को पालना शुरू किया, तो ये काल हो गया हमारा आद ऐतिहासिक काल। फिर हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे प्रमुख काल है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा काल है जिसे लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा सका है। और प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल वो काल है जिसे ना किसी ने लिखा, और जब लिखा ही नहीं तो पढ़ा तो क्या ही गया है। खैर, अब दूसरा जो काल है वो है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल वो काल है इतिहास का जिस काल में मानव ने लिखा तो है लेकिन उससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसा काल हो गया हमारा आद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिस काल में मानव को लिखन पठन का अच्छे तरीके से ज्ञान था, तो इस काल को हमने लिखा भी है और इस काल के चीज़ों को हमने पढ़ा भी है, जो भी यहाँ से प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक काल को भी फिर 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पुरा अभिलेख, शासनादेश, मुद्राएं, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे और थोड़ा सा पुरातात्विक कोशिश करेंगे कि थोड़ा पुरातात्विक स्रोत को भी देख लें थोड़ा थोड़ा। उत्तराखंड के इतिहास का अगर हम एक लेआउट बना करके चलें तो उत्तराखंड का इतिहास हमें पता है, शुरुआत होती है यहाँ से, स्रोतों से धीरे धीरे पढ़ते हम पहुँचते हैं कुषाणों पर। कुणिंद राजवंश को हम लोग पढ़ते हैं। कुणिंद राजवंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे कत्यूरी राजवंश को, कार्तिकेयपुर राजवंश, पौरव राजवंश, कुणित के बाद पौरव राजवंश, पौरव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद 2 राजवंश कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में पंवार राजवंश समकालीन चलेंगे, उन दोनों राजवंशों को पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों पर हो जाता है गोरखाओं का अधिकार और 1815 में संगौली की संधि के बाद इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और 1947 में भारतीय संघ का हिस्सा बनता है उत्तराखंड के और जितने भी जगह हैं। बाकी टिहरी एकमात्र ऐसा राज्य था जो 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो वहां तक के इतिहास को हम आज से लेकर के चलेंगे, स्टार्ट से और एंड तक मैं इतिहास कराऊंगा उत्तराखंड का। आगे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले धार्मिक साहित्यों की। अगर धार्मिक साहित्यों में बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी धर्म विशेष से अगर हम बात शुरू करते हैं तो धार्मिक साहित्यों में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है ऋग्वेद। साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक, वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद हम लोग जानते हैं। सबसे पहला विवरण हमें उत्तराखंड के संबंध में मिलता है ऋग्वेद से। तो धार्मिक साहित्यों में हमने सबसे पहले प्रेफरेंस दिया ऋग्वेद को। ऋग्वेद हम सभी लोग जानते हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद से उत्तराखंड के बारे में एक नदी की जानकारी मिलती है जिसे कहा गया है नदी तमा। नदी तमा यानी कि वर्तमान की सरस्वती नदी। वर्तमान की सरस्वती नदी, देखिए आज भी अलकनंदा की जो शीर्ष धारा है उसे सरस्वती के नाम से जाना जाता है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रदेश भी सप्त सिंधु प्रदेश में शामिल रहा होगा। आर्य सबसे पहले जिस स्थान पर बसे थे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी की जो अलकनंदा नदी की पूर्व धारा है जो, उसे आज भी सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा माना गया है कि यह नदी सप्त सिंधु प्रदेश में भी शामिल रही होगी, यानी कि यह क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश में भी शामिल रहा होगा, ऐसी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। अगर हम और धार्मिक साहित्यों की बात करें तो धार्मिक साहित्यों में दूसरी जो चीज आती है ऋग्वेद के बाद वो आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के नरवंशीय इतिहास की जानकारी हम लोगों को मिलती है। देखो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ से क्या जानकारी मिल रही है, उनके नाम थोड़ा ध्यान रखना और जानकारी क्या मिलती है, किस स्रोत से हमें क्या जानकारी मिलती है, थोड़ा सा उसे ध्यान में रखते हुए चलना है। देखो
तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से नरवंशीय इतिहास की जानकारी मिल रही है, यानी कि हमें उत्तराखंड की प्राचीनतम जातियों जैसे खस हो गया, शक हो गया, कुषाण हो गए, इन जातियों के आदि जातियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हमें यहाँ तक जानकारी मिलती है कि जो खस जाति थी वो तो आर्यों में से ही एक थी, ऐसी जानकारी भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ही मिलती है। तो ये हुए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तक की बात। धार्मिक साहित्यों में एक चीज अगर हम और देखें तो धार्मिक साहित्यों में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आता है पुराणों का नंबर। देखिए उत्तराखंड के इतिहास में हमने सबसे पहले लिया ऋग्वेद को, ऋग्वेद से नदी तमा के बारे में जानकारी ली, उसके बाद हमने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और अब हम पुराणों की तरफ चलेंगे। तो पुराण हम लोग जानते हैं जो कि संख्या में 18 हैं। इन 18 में से एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। हम लोग अच्छे से जानते हैं उत्तराखंड में स्कंद पुराण के दो उपग्रंथ, जिन्हें एक को कहा जाता है केदारखंड और एक को कहा जाता है मानसखंड। इसमें इसकी सीमाओं का भी वर्णन है कि हरिद्वार से नंदा देवी पर्वत तक केदारखंड की सीमा, केदारखंड यानी कि आज का गढ़वाल वाला क्षेत्र, और मानसखंड यानी कि आज का कुमाऊं वाला क्षेत्र। तो ये जानकारी जो मिलती है हमें वो स्कंद पुराण से मिलती है। पुराणों में स्कंद पुराण एक प्रमुख पुराण है। जैसे हम लोग जानते हैं अग्नि पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक, तो पुराण एक पुराण स्कंद पुराण जिससे हमें जानकारी मिली। केदारखंड और मानसखंड दो उपग्रंथ हैं स्कंद पुराण के, जिससे हमें गढ़वाल और कुमाऊं के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। ये तो हुई बात यहाँ तक की। पुराणों के बाद अगर हम जाएं तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं महाभारत कालीन इतिहास को। महाभारत कालीन स्रोतों पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में स्रोतों की बहुत मात्रा में कमी रही है। अब धार्मिक साहित्यों में हमने एक चीज ले ली, महाभारत। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, हम लोग जानते हैं बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक विशाल ग्रंथ है महाभारत, जिसके काफ़ी सारे पर्व हैं। जैसे सभा पर्व का शाकुंतलोपाख्यान, सभा पर्व का शाकुंतलोपाख्यान, ठीक, उपायन पर्व का तीर्थ यात्रा पर्व, और वन पर्व। ये महाभारत के ग्रंथ हैं कुछ। इन ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। उस शाकुंतलोपाख्यान पर्व, दिग्विजय पर्व, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं महाभारत के अंतर्गत जिसमें हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। हम जानते हैं कि सुबाहु विषय का जिक्र आता है, श्रीनगर के राजा सुबाहु का जिक्र आता है, वो महाभारत से ही हमने जानकारी ली है उत्तराखंड के बारे में। महाभारत के बाद अगर हम किसी धार्मिक साहित्य पर चलें तो हम चलते हैं बौद्ध धर्म के साहित्यों पर। बौद्ध साहित्य जो होते हैं, देखो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा रही है पाली भाषा में लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ। पाली भाषा में जो लिखे गए हैं ग्रंथ हैं उनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो बुद्ध के पूर्व काल से और मौर्य काल तक की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों से मिलती है। इन बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, एक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। उसके अलावा हमें इसके चंडी देवी को जो नाम देता है, चंडी देवी पर्वत का, उमरकंड पर्वत, काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ से बौद्ध के धार्मिक ग्रंथों से हमें पता चलती है। पाली ग्रंथों में इस क्षेत्र को नाम दिया गया है हिमवंत, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम आगे चले धार्मिक साहित्यों में ही, तो धार्मिक साहित्यों में हम आगे चल करके पहुंचते हैं अखाटनाथ सूरी के निर्णयामृत पर। आप लोगों ने अखाटनाथ सूरी के निर्णयामृत का नाम तो सुना होगा। अखाटनाथ सूरी ने एक रचना लिखी निर्णयामृत, और इस निर्णयामृत से मध्यकालीन उत्तर हिमालय के मध्यकालीन समय में एक नए राजवंश पर प्रभाव पड़ता है अखाटनाथ सूरी के निर्णयामृत से। ये तो हुई यहाँ तक की जानकारी। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की तरफ। साहित्यिक स्रोतों में हमने इन चीज़ों को देखा।
भाई ऋग्वेद को देखा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को देखा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद पुराण को देखा, महाभारत को देखा, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों को देखा, बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों के बाद हमने अखाटनाथ सूरी का निर्णयामृत, जहाँ से हमें मध्यकालीन समय में उत्तराखंड में एक नए राजवंश का प्रकाश पड़ता है अखाटनाथ सूरी के निर्णयामृत से। तो ये तो जानकारी थी सभी की सारी की सारी, अभी तक की ये जो जानकारी थी ये धार्मिक साहित्यों से संबंधित थी। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। साहित्यिक स्रोतों में एक चीज आती है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी कि जिसका किसी भी धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। ऐसे साहित्य, ऐसी पुस्तक है जिनका किसी भी धर्म विशेष से संबंध नहीं है, लेकिन इनसे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे 5वीं सदी में एक पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने, 5वीं सदी में पाणिनि ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का जो मतलब होता है, अष्टाध्यायी एक बार प्रश्न आया था इससे संबंधित। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्याय। इसमें कहीं कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन थे जैसे 8 भाग वगैरह वगैरह, तो इसका जो मतलब है वो है 8 अध्याय। खैर, पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें 5वीं सदी के पूर्व जो उत्तराखंड का भौगोलिक दृश्य है उसके बारे में जानकारी मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। हम जानते हैं कि गुप्तकालीन एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है कालिदास। कालिदास को तो कोई कैसे भूल सकता है। गुप्तकालीन विद्वान कालिदास, जिन्होंने अनेक कृतियां लिखी, ये वही कालिदास हैं जिनका विवाह विंध्याचल पर्वतमालाओं में एक राजा थे हरिसेन की पुत्री विद्यावती से कालिदास का विवाह होता है। और कालिदास से विवाह होने के बाद कालिदास काफ़ी महान कृतियां कालिदास ने लिखी उसके बाद, और काफ़ी सारी कृतियां हैं इनकी। इनमें से मुख्य रूप से हमें जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेनी है वो मिलती है हमें एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम, हम लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में मालिनी नदी के किनारे कण्वाश्रम में हुई थी, है ना। कण्वाश्रम में इसकी रचना हुई थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। और एक मेघदूत, ये जो 2 रचनाएं हैं, इन रचनाओं से हमें उत्तराखंड के तात्कालिक सांस्कृतिक भूगोल पर अच्छा प्रकाश कालिदास ने इन रचनाओं के द्वारा डाला है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य रूप से इसका ध्यान रखना कि पौड़ी में कण्वाश्रम में इसकी रचना हुई थी। पौड़ी कण्वाश्रम मालिनी नदी के किनारे। मालिनी जो है वो कोटद्वार क्षेत्र की प्रमुख नदी है, मालिनी और खो नदियाँ, तो इस नदी के किनारे हुई थी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। अभिज्ञान शाकुंतलम मुख्य रूप से प्रेम कहानी है राजा दुष्यंत और रानी बल्पा की। राजा दुष्यंत और रानी बल्पा की प्रेम कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है कि राजा दुष्यंत और रानी बल्पा का एक पुत्र था भरत, जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ये तो हुई यहाँ तक की जानकारी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष साहित्यों को और देखें तो धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में हम 2-3 साहित्यों का जो मैं नाम बोल रहा हूं उन्हें ढंग से सुनना। एक तो है देवी चंद्रगुप्तम, एक है देवी चंद्रगुप्तम, एक है हर्षचरित्र और एक है राजशेखर की काव्यमीमांसा। देखिए, इन ग्रंथों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। देवी चंद्रगुप्तम जो लिखी है वो भी गुप्तकालीन विद्वान विशाख दत्त ने लिखी है। हर्षचरित्र हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी है। और काव्यमीमांसा जो लिखी है वो राजशेखर ने लिखी है। इन 3 ग्रंथों से एक जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि इन 3 ग्रंथों में उल्लेख है कि कार्तिकेय नगर के खस और शक राजाओं ने, देखो इन 3 ग्रंथों से जानकारी क्या मिल रही है कि कार्तिकेय नगर के खस और शक राजा, कार्तिकेय नगर के खस और शक राजा, कार्तिकेय नगर के जो खस और शक राजा थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? रामगुप्त पर। रामगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र। समुद्रगुप्त वही समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण किया था। रामगुप्त पर आक्रमण की जानकारी मिलती है हमें इनसे, देवी चंद्रगुप्तम से, हर्षचरित और राजशेखर की काव्यमीमांसा से। इनसे हमें जानकारी मिलती है। इस युद्ध में रामगुप्त संधि कर लेता है और संधि करते हुए
इस युद्ध में रामगुप्त संधि कर लेता है और संधि करते हुए अपनी भार्या ध्रुव देवी को सौंप देता है शक और खस राजाओं को। ये जानकारी मिलती है हमें देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित्र और काव्यमीमांसा से। यहाँ से उठाकर प्रश्न पूछ लेता है कई बार, तो थोड़ा इसे ध्यान रखना। देवी चंद्रगुप्तम जो लिखी है वो विशाख दत्त ने लिखी है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस एक प्रचलित रचना है विशाख दत्त की ही। हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी है। काव्यमीमांसा लिखी है राजशेखर ने। यहाँ से जानकारी मिलती है कि कार्तिकेय नगर के खस और शक राजाओं ने समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त पर आक्रमण किया था और रामगुप्त पर आक्रमण करके रामगुप्त ने संधि कर ली थी और संधि करते हुए अपनी जो भार्या थी, भार्या ध्रुव देवी को इन खस और शक राजाओं को सौंप दिया था। तो ऐसी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है धर्मनिरपेक्ष साहित्यों से। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में ही अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चले, थोड़ा सा आधुनिक साहित्यों की तरफ चले, तो हमें थोड़ा ज़्यादा हम आधुनिकरण की तरफ तो कुछ विशेष साहित्य इनमें मिलते नहीं हैं, लेकिन हम चलते हैं पंवारकालीन और चंद्रकालीन साहित्यों पे। धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में पंवारकालीन और चंद्रकालीन साहित्य भी हैं। कुछ रचनाएं पंवारकालीन है, कुछ चंद्रकालीन रचनाएं हैं। तो पंवारकालीन रचनाएं क्या क्या हैं हम जानते हैं। पंवार वंश उत्तराखंड में चला था। चांदपुर गढ़ी से शुरुआत होती है इस राजवंश की, और इसी के समकालीन कुमाऊं में जो चल रहा था वो चंद्रवंश चल रहा था। पंवार वंश और चंद्रवंश दोनों चल रहे थे उत्तराखंड में समकालीन। कुमाऊं में चल रहा था चंद्रवंश, और गढ़वाल में चल रहा था पंवार वंश। तो पंवारकालीन हमारे पास दो ग्रंथ हैं। एक तो है मानवोदय काव्य, एक है मानवोदय काव्य और एक है रामायण प्रदीप। मानवोदय काव्य, रामायण प्रदीप, और भी अभी ग्रंथों के नाम और भी आएंगे तो देखेंगे हम अभी आगे। चंद्रवंश से संबंधित जो है वो है कल्याण चंद्रोदय काव्य और स्मृति कौस्तुभ। कल्याण चंद्रोदय काव्य और स्मृति कौस्तुभ, ये दो ग्रंथ हुए चंद्रवंश से संबंधित। हम पंवार वंश से संबंधित ग्रंथों में मात्रा ज़्यादा है। अगर हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे रतन कवि ने रचना लिखी है फतेह प्रकाश। रतन कवि ने रचना लिखी है फतेह प्रकाश, जो फतेहपति शाह के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है। ये रचना लिखी है रतन कवि ने फतेह प्रकाश। इसके अलावा मौला राम तोमर प्रसिद्ध चित्रकार हुए गढ़वाल के इतिहास में, हम लोग जानते हैं। मौला राम तोमर की 3 कृतियां हम उत्तराखंड के इतिहास में उल्लेखनीय मानते हैं। वो 3 कृतियां कौन कौन सी है? एक तो है गणिका नाटक, और एक है गढ़वाल, और एक है गढ़ राजवंश काव्य। तो थोड़ा सा यहाँ पे कृतियां बहुत सारी हो गई, रचनाएं बहुत सारी हो गई, कंफ्यूज होना बनता है। थोड़ा इन्हें ध्यान रख लेना कि पंवारकालीन रचनाएं ये हैं मानवोदय काव्य, रामायण प्रदीप, रतन कवि द्वारा रचित फतेह प्रकाश और मौला राम तोमर द्वारा रचित 3 रचनाएं गणिका नाटक, गढ़ राजवंश काव्य और गढ़वाल 3 इतिहास में उल्लेखनीय है। चंद्र राजवंश से संबंधित कल्याण चंद्रोदय और स्मृति कौस्तुभ, इनसे भी हम उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। जानकारी में से विशेष स्रोतों से अगर हम देखें तो उसमें बहुत ग्रंथ आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जिन ग्रंथों की बात करते हैं वो ये हैं। ठीक, तो ये तो हुई धर्मनिरपेक्ष साहित्यों तक की बात। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले इन धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में ही, तो हमें धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम लोग पहुंचते हैं मियां प्रेम सिंह की रचना। मियां प्रेम सिंह ने एक रचना लिखी है, देखो मियां प्रेम सिंह की ये रचना ध्यान रखना। मियां प्रेम सिंह ने रचना लिखी है तवारीख ई कोह। ये टिहरी गढ़वाल के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती है ये रचना। देखना, ध्यान देना इस पे।
टिहरी गढ़वाल के इतिहास को बयां करती है ये रचना। मियाँ प्रेम सिंह द्वारा लिखी गई रचना है तवारीख ए कोह। तो ये तो हुई धर्मनिरपेक्ष साहित्यों तक की बात। हमने धार्मिक साहित्यों को देखा, धर्मनिरपेक्ष साहित्यों को देखा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, वो करेंगे हम अभारतीय साहित्यों पर, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं विदेशी विवरण पर। तो विदेशी विवरण पर हम लोग बात करेंगे। देखो, विदेशी विवरण हम लोग जानते हैं कि समय समय पर कहीं विदेशी यात्री उत्तराखंड की यात्रा पर आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से लिखा है। इनमें कुछ यात्री प्रमुख हैं, जैसे हमारे पास नाम आता है युआन च्वाड़। युआन च्वाड़ चीनी यात्री था, भारत आया था। इसके अलावा चीनी यात्री, एक और चीनी यात्री नाम आता है वेनसांग। वेनसांग का नाम आता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो नाम आता है वो एक पादरी का नाम आता है। एक पादरी आया था जिसका नाम था अंतोनियो दे अन्नांद्रे। अंतोनियो दे अन्नांद्रे। तो ये हमें जानकारी, यहाँ से हम थोड़ा सा विदेशी साहित्यों को हम लोग जानते हैं। ये जो मैंने नाम बताए, ये लोग उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। युआन च्वाड़ आया था, वेनसांग आया था, अंतोनियो दे अन्नांद्रे आया था। ये ब्रिटिश पादरी था अंतोनियो दे अन्नांद्रे, ये उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। इन्होंने अपने अपने तरीके से विवरण लिखा है। युआन च्वाड़ के बारे में जानकारी मिलती है कि 636 ईस्वी में 15 मार्च से और 15 अगस्त तक 15 मार्च से 15 अगस्त तक 636 ईस्वी में युआन च्वाड़ घूमा था। मडावर, ब्रह्मपुर, इन राज्यों में घूमा था युआन च्वाड़। और युआन च्वाड़ यहाँ के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके बाद हमें पता है वेनसांग भी उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, यानी कि ये भी 6वीं सदी में भारत आया था। और 6वीं सदी में इसका विवरण भी इतिहास में उल्लेखनीय विवरण है। आगे हमें ऐसी भी जानकारी मिलती है कि वेनसांग जिस समय उत्तराखंड घूमने आया था, उस समय उत्तराखंड में महिलाओं के शासिका होने की बात की थी इसने। ये संभवतः पौरव वंश के समय भारत की यात्रा पर आया था, जिस समय उत्तराखंड में पौरव वंश चल रहा था और भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है वेनसांग के बारे में पढ़ने को। जैसे वेनसांग प्रत्येक 12 वर्ष में एक प्रयाग में एक महोत्सव होता था, जिसमें वेनसांग भी शामिल हुआ था। संभवतः वो महोत्सव भी कुंभ ही रहा होगा जो प्रयाग में होता था प्रत्येक 12 वर्ष में, उस समय भी। और वेनसांग नालंदा गया था, वहाँ उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये सारी जानकारी हमें भारत के इतिहास में मिलती है, हम वहाँ इसे देखते रहेंगे। देखो, अंतोनियो दे अन्नांद्रे ने भी उत्तराखंड के संबंध में जिक्र किया है और इसका विवरण भी मानने योग्य। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का मत है कि ब्रिटिश जो आए थे ना बाहर से, यूरोप की कंट्रीज से, जो उत्तराखंड में आए थे, तो इनको स्थानीय भाषा का ज्ञान तो था नहीं। इन्होंने जो लिखा है, जैसा लिखा है, वो अपने तरीके से लिखा है। इसलिए थोड़ा सा विदेशी विवरणों को हमें बचना चाहिए इतिहास में प्रयोग करने से। खैर, मेरा काम है जानकारी देना। मैंने आपको जानकारी दी है कि युआन च्वाड़ आया था, वेनसांग आया था और अंतोनियो दे अन्नांद्रे आया था। इन्होंने अपने अपने तरीके से विवरण दिया था, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मैंने एक चीज जोड़ी थी साहित्यिक स्रोतों में, अगर आपको ध्यान हो तो, वो जोड़ी थी लोक कथा और लोक गाथाएं। लोक कथा या लोक गाथाएं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोक कथा या लोक गाथाओं की। स्थानीय भाषा में इन लोक गाथाओं के अलग अलग नाम हैं। कहीं इन्हें पवाड़ा कहा जाता है, कहीं इन्हें भड़ों कहा जाता है, कहीं इन्हें जागर कहा जाता है। अलग अलग नाम है इनके स्थानीय भाषा में। देखो, इनसे जो जानकारी मिलती है ना, वो जानकारी इतनी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने इन लोक गाथाओं को प्रेजेंट किया है ना, जिन लोगों ने इन लोक गाथाओं को प्रस्तुत किया है, उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी कि जो अपने अपने तरीके से इनको प्रभावी बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा करके बता दी है, या कहीं बहुत ज़्यादा निंदा कर दी है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बचेंगे लोक गाथाओं का प्रयोग करने में। देखो, तो लोक गाथाओं के बारे में इतना ध्यान रखना है कि इन्हें कहीं पवाड़ा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, कहीं इन्हें भड़ों कहा जाता है, कहीं जागर कहा जाता है। इनसे जानकारी ध्यान रखना कि थोड़ा सा जो जानकारी मिलती है इनसे, वो जानकारी मिलती है हमें थोड़ा अजयपाल से संबंधित जानकारी हमें इससे मिलती है। जब हम पंवार राजवंश पढ़ेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको क्या जानकारी वहां पे मिलती है। स्रोतों में हमने साहित्यिक स्रोतों की, सभी स्रोतों की बात कर ली।
साहित्यिक स्रोतों में हमने धार्मिक स्रोतों को भी देखा, धर्मनिरपेक्ष स्रोतों को भी देखा, अभारतीय साहित्यों को, विदेशी विवरण जिन्हें हम कहते हैं उन्हें भी देखा, और अंत में हमने स्थानीय लोक कथा, लोक गाथाओं को भी देखा। ये तो हुई यहाँ तक की बात। इसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने बताया था, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में ध्यान रखना, मैंने बताया था कि पुरातत्व के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल संभवतः यह काल जो है ये पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित काल है। पाषाण युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता वो सभ्यता जब मानव को लेखन पठन का ज्ञान नहीं था, मानव गुफाओं में निवास करता था, कंदमूल खाता था, जैसे तैसे अपने जीवन का निर्वहन करता था। तो ये तो हुई पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित बात है, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में हमें जो ध्यान रखना है, हमने देखा है कि पाषाण युगीन सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल में, और पाषाण युगीन सभ्यता को हमें पता है कि 3 भागों में इतिहास में वैसे ही बांटा गया है, जिसे बोलते हैं हम निम्न पाषाण काल या पुरा पाषाण काल, निम्न या पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और उच्च पाषाण काल। भारतीय इतिहास में तो हम इसे पाषाण काल को अगर हम पढ़ेंगे तो पाषाण काल को हम ऐसे पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल, हम ऐसे पढ़ते हैं इसे भारतीय इतिहास में। लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में इससे संबंधित एक और चीज है। देखो ये जो है ना पुरा पाषाण काल, इस पुरा पाषाण काल को भी उत्तराखंड में डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने 3 भागों में बांट दिया है। देखो डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने इसे 3 भागों में बांट दिया है, इस पुरा पाषाण काल को ही, जिनमें 3 भाग कौन कौन से किए हैं। तो पहला भाग है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो 3 काल हमने देखे। डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, और पुरा पाषाण काल कौन कौन से 3 भागों में बांटा है, तो वो है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये 3 भागों में बांटा है। निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में जो उपकरणों की जानकारी मिलती है, इस समय कहाँ से कौन से उपकरण मिले, उपकरणों की हमें जो जानकारी मिलती है, तो इसमें बहुत सारी जगहों का नाम आता है जहाँ से हमें निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले, जिनमें मैं अगर क्रमवार तरीके से बात करूं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो गढ़वाल में अलकनंदा घाटी का श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र, श्रीनगर से इस काल के उपकरण मिले हैं। और पश्चिमी रामगंगा घाटी से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी यहाँ से इसके उपकरण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से उपकरण मिले हैं कालसी देहरादून में यमुना घाटी से। ठीक है, तो यमुना घाटी से भी यहाँ के बारे में जानकारी, यमुना घाटी से की जो उपकरण मिले हैं वो निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल जनपद में 2-3 जगहों का नाम आता है। नैनीताल जनपद में जगह का नाम आता है खुटानी नाला, नौला जनेल। ये जो गांव है यहाँ से भी हमें उत्तराखंड के जो पुरा पाषाण काल है, जिसे मदन मोहन जोशी ने 3 भागों में बांटा, निम्न पुरा पाषाण काल, इस काल के उपकरण हमें इन स्थानों से प्राप्त होते हैं। अलकनंदा घाटी श्रीनगर से, पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा नैनीताल वाले क्षेत्र से, अल्मोड़ा नैनीताल वाले क्षेत्र में हमें खुटानी, नौला, नौला जनेल, इन क्षेत्रों से हमें यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। और इन